जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 जिसमें टोटल पोस्ट रहेगा वो 20,000 रहेगा और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ गए हैं और इसमें टोटल 50 से महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपके सामने कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? जल्दी से बताइए यहाँ पर एक न प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था, तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसी टाइम वंदे मातरम है जो कि गीत मुख्य बना था। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में सर्वप्रथम इस गीत को गाया गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र के द्वारा ये गीत है जो कि लिखा गया। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। फिर यहाँ पर कुछ और आंदोलन है, इसके बारे में जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ ही 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और गांधी इरविन समझौता के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, इंडिया डिवाइडेड नाम के पुस्तक के लेखक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंडिया डिवाइडेड नाम के पुस्तक के लेखक कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए थे? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और पुष्यमित्र शुंग। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो चौथा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। उसका जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। तो यही अश्वघोष के बारे में पूछा जा रहा है। तो किसके दरबार में थे, किसके शासनकाल में थे? तो ये कनिष्क के थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय है जो कि न्यूयॉर्क है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसमें हम बात करने वाले हैं BRO ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 जिसके लिए बेस्ट बुक यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन के आ चुका है। और इस बुक का खासियत है इसमें 800 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट लिस्ट है, विषय सूची देख सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। उसके साथ ही जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट यानी ड्राइविंग कौशल का टेस्ट होगा उसके लिए भी इस बुक में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बेहतरीन बुक है और इस बुक के परचेज करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें निर्मित है वो सेलखरी में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि 2001 से लेकर 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर क्या थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो 2001 से लेकर 2011 की अवधि में जो बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुई थी वो 25.42% हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार है जो कि तीसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें स्थान पर आता है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश 2 नंबर, महाराष्ट्र और 3 नंबर में बिहार में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कोलकाता में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जानिएगा, रेगुर मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है। तो ये किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप का ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया है भौगोलिक नाम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वेल्स कहाँ का घास का मैदान है? तो ये वेल्स है जो कि साउथ अफ्रीका का घास का मैदान है। सवाना है जो कि सबसे अधिक सवाना कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महादेश में। ये अफ्रीका का घास स्थल है। और प्रेयरी है जो कि ये यूरेशिया में पाया जाता है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। यूरेशिया। स्टेपी जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था उस टाइम बंगाल विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन अधिनायक जय जो कि भारत की राष्ट्रीय गान है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कलकत्ता में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे, याद रखिएगा। बिंबिसार के पास से अजातशत्रु उदयन बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मानव सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं UNDP, बिल्कुल ही सही जवाब है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि की नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हैं तृतीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय था तो ये 56 से 61, तीसरा का था 61 से 66। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न का अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न की विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ का स्रोत है? बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो मत्स्य पुराण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न के डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से, गोल्फ से, क्रिकेट से, टेनिस से। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न की यहाँ पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किसके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का देहांत 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दी जाती है? तो फिलीपींस सरकार के द्वारा। जल्दी से कमेंट कीजिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर जो प्रख्यात है, प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्र लगा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास लगा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर धक्का मुक्की में कौन सा समास लगा है? तो धक्का मुक्की को जब आप समास विग्रह करेंगे तो हम पहले बताए हैं कि समास विग्रह के उपरांत जिसमें बीच में और लगा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो धक्का मुक्की का समास विग्रह क्या होगा? तो धक्का और मुक्की। तो इसमें द्वंद्व समास लगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जिसमें विभक्ति रहती है, विभक्ति के रूप में क्या क्या आ सकता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद अपदान संप्रदान, उसके बाद संबंध, उसके बाद से अधिकरण और संबोधन। इसमें से कोई भी विभक्ति अगर रहे, कारक रहे तो उस टाइम में तत्पुरुष हो जाएगा। द्विगु में पहिलका पद संख्यावाचक और कर्मधारय में उपमा में विशेषण विशेष से लगा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निराशा का संधि विच्छेद होगा नी जोर आशा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न के चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो यहाँ पर जो चरपाई पर है तो इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? यहाँ पर है चरपाई पर, तो में पे पर ये अधिकरण का है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान कर सके। ये सही अधिकार है। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
इनमें से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो क्षमा प्रदान कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा नहीं सकते हैं, महाभियोग के द्वारा न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों का अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिकिरण, परिक्षेपण, विवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम वर्ण विक्षेपण करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 7 रंगों में कौन कौन सा रंग होता है? तो बैजानिया पिनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये 7 रंग होता है। सबसे नीचे रहता है वो बैगनी रहता है, सबसे ऊपर रहता है वो लाल रहता है। जिसका मुड़ाव सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसका मुड़ाव सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। यानी लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न के मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यूरोक्रोम के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पारा का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि रसोई घर यानी एलपीजी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है एलपीजी के रूप में, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न है आपके सामने कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। तो यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें सबसे मात्रा किसका अधिक होता है? तो सबसे अधिक आयरन होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हरित क्रांति में सबसे अधिक जो फायदा हुआ था वो गेहूं उत्पादन में फ़ायदा हुआ था। दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो बर्गिज कुरियन। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। यह 1970 में यह क्रांति लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना विमुद्रीकरण कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि पीत का मुख्य कार्य क्या है? चारों ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है तो पृथ्वी का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आप 42वां प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के तट पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मक्का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो कि उड़ीसा में नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर है जो कि उड़ीसा में नहीं है? जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों का तीनों मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न के वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं
एडम स्मिथ बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहेम ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही बेहतरीन प्रश्न है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय का रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच का संबंध के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सुश्री M.S. फातिमा बीबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है। जल्दी से बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उतना ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो ए मीटर के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। विद्युत धारा का मापन ए मीटर के द्वारा होता है और वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभव का मापन होता है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।